फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 एंड 2 के वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे जितने भी न्यू वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो सबके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अकरेंस ऑफ मेटल। इसे समझने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। मिनरल्स क्या होता है? द एलिमेंट विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स वो पदार्थ होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब अर्थ क्रस्ट में वो अपने कंपाउंड की फॉर्म में, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में अपने कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स, और इन्हें फिर माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मिनरल्स विच कंटेन मेटल विथ सम इम्प्योरिटीज़। मिनरल्स वो पदार्थ हैं जिनमें कुछ मेटल होता है और साथ ही साथ में इम्प्योरिटीज़ होती है, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है ओर्स। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। अब देखिए सारे मिनरल्स से मेटल को निकालना पॉसिबल नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि मेटल कैसा हमें आसानी से मिल जाए और ज़्यादा महंगा भी ना पड़े, चीपली मिल जाए। तो मिनरल्स जिनसे हम मेटल को आसानी से और चीपली, इजीली और चीपली प्राप्त कर सकें, उन मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स। ठीक है, नेक्स्ट है गैंग। गैंग क्या होता है? गैंग है इम्प्योरिटीज़। और में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे सैंड की, स्टोन की, कुछ रॉकी मटेरियल हो सकता है। इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। इसके बाद नेक्स्ट मेन आ गया मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या होता है? अब मेटल को क्या करते हैं हम? ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेटल को ओर से निकालने के लिए हम जो भी प्रोसेस यूज़ करते हैं, जो भी मेथड यूज़ करते हैं, उन सबको हम बोलते हैं मेटलर्जी। अब इसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप लोगों की 10th NCERT की बुक में ये 3 पार्ट बताए हुए हैं इसके। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स पढ़ेंगे। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स से मतलब क्या होता है? ओर में क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैंग। तो इनको अलग करना, ओर से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें अलग करना, उसी को हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अब ये एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के लिए कई सारे मेथड हैं, कई मेथड से हम ये अलग कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका ये हाइड्रोलिक मेथड, या हम इसे ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। ये जो मेथड है इसका प्रिंसिपल है, ये ग्रेविटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। या हम सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो इसमें क्या होता है, ओर और इम्प्योरिटीज़ दोनों में से एक को हल्का होना चाहिए, मतलब दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइट जो गैंग पार्टिकल हैं वो तो लाइटर होते हैं, यानी उनकी डेंसिटी तो कम होती है, और जो मेटल पार्टिकल है उनकी हैवी होती है। अब ये कैसे काम करता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, एक प्लेन होता है स्लोप टाइप का। ठीक है, ये स्लोप दिया हुआ है, इसमें ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स मतलब गड्ढे होते हैं। अब ऊपर से इसमें क्या ओर डाला, ये कीप आपको दिखाई दे रही है, इसमें ओर डाला इन्होंने, और ओर के साथ में वाटर का फ्लो किया जाता है। जब वाटर का फ्लो करेंगे तो जो और पार्टिकल नीचे गए हैं वो, उसमें क्या था, मेटल और इम्प्योरिटीज़ थी। तो मेटल हैवी होने की वजह से इन ग्रुप्स में फंस गया, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हल्की होने की वजह से बह गई। तो इस तरीके से हमने मेटल और इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लिया। ओके, आगे समझ में। अब नेक्स्ट मेथड है इसका आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड मतलब, फ्रोथ मतलब क्या होता है, झाग। फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में मेटल और इम्प्योरिटीज़ जो भी है, या और इम्प्योरिटीज़ में से एक का हाइड्रोफोबिक एंड एक का हाइड्रोफिलिक होना ज़रूरी है। मतलब एक तो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए और दूसरा हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। अब हाइड्रोफोबिक एंड फिलिक में क्या अंतर है?
हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, फोबिया डर, और हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला। ठीक है, ये कैसे काम करता है तो आइए अब हम समझते हैं उसको। अब इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की बात बताई थी हमने, तो इसमें जो और होता है वो तो आपका हाइड्रोफोबिक होता है, और जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो आपकी होती हैं हाइड्रोफिलिक। और आपका हाइड्रोफोबिक होता है और इम्प्यूरिटीज़ हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक टैंक होता है, उस टैंक में हम क्या लेते हैं, पाइन ऑयल एंड वाटर लिया जाता है। ये एक टैंक दिखाई दे रहा है आपको, इस टैंक के अंदर पाइन ऑयल और वाटर लिया। अब ये पाइन ऑयल क्या करता है, फोम बनाने का काम करता है, झाग बनाने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें ऊपर से क्या एयर को कंप्रेस किया जाता है, ट्यूब लगी, इससे एयर को कंप्रेस किया जाता है। इसमें एक डिटर्जेंट भी यूज़ करते हैं हम, सोडियम एथिल जैंथेट। ओके, अब जैसे ही एयर बहुत तेज़ डाली जाती है तो इसमें फोम बनते हैं। कैसे, जैसे हम दही में मठा निकालते हैं ना, तो उसमें हम रई को या ब्लेंडर को बहुत ज़ोरों से चलाते हैं, तो ऊपर ऊपर उसमें से घी आ जाता है, नीचे नीचे मठा रह जाता है ना। उसी तरीके से इसमें भी जब करते हैं तो क्या ऊपर ऊपर तो फोम के साथ में जो हमारे और पार्टिकल है, जो मेटल हैं, वो पाइन ऑयल क्या बनाता है, पाइन ऑयल झाग बनाता है ना। तो वो झाग बनते हैं, तो पाइन ऑयल के साथ में जो हमारा मेटल है वो तो ऊपर आ जाता है, और जो गैंग है हमारी, या जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, वो हाइड्रोफिलिक होने के कारण यहाँ वाटर में नीचे रह जाती है। तो इस तरीके से हम उसे निकाल लेते हैं। इस तरीके से दोनों को अलग किया जाता है, मेटल को और इम्प्यूरिटीज़ को। आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होता है, देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में ओर और इम्प्यूरिटीज़ दोनों में से एक मैग्नेटिक होना चाहिए, एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये काम कैसे करता है, देखिए, इसमें क्या होता है, एक बेल्ट होता है, लेदर का बेल्ट है, और ये बीच में इसके मैग्नेट लगी हुई है। अब इस लेदर की बेल्ट पर और पार्टिकल डाले जाते हैं। जब इस पर और पार्टिकल डालते हैं तो ये और पार्टिकल यहाँ से जाते हैं, मैग्नेट से चिपकते हैं। ठीक, चिपकने के बाद जो मेटल है, मेनली इसके द्वारा जो मैग्नेटिक ओर हैं उनका ही यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक ओर ही इसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। तो जो और पार्टिकल यानी उनमें क्या था, मेटल जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, वो क्या करती है, इस मैग्नेट के जरिए जहाँ तक आती है, यहाँ से फिर नीचे गिर जाती है जब मैग्नेट का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। और जो इम्प्यूरिटीज़ है, जो कि नॉन मैग्नेटिक थी, वो क्या करती है, वो इस तरीके से पट्टे से चलती है और वो दूर गिरती जाती है। वो इस मैग्नेट से चिपक के आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है, और वो मैग्नेटिक होने की वजह से पट्टे से चिपक के यहाँ इस मैग्नेट के पास गिर जाती है। इस तरीके से इसमें इम्प्यूरिटीज़ और मेटल दोनों को अलग किया जाता है। ओके, आगे समझ में आप लोगों को? ठीक है, अब इसके बाद इससे हमने बोला कि इसमें इसके द्वारा जो मैग्नेटिक ओर है ना, उनको ही हम सेपरेट कर सकते हैं इसके द्वारा। मैग्नेटिक ओर में कई सारे आते हैं, आपके पायरोलुसाइड आता है जैसे, ठीक है, उनको मैग्नेटाइट ओर बोलते हैं, हेमेटाइट वगैरह भी इसी में आते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो थे हमारे फिजिकल मेथड। अब इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम कौन कौन से पढ़े थे, हमने 3 पढ़े थे। हमने हाइड्रोफोबिक पढ़ा था, सॉरी हाइड्रोलिक पढ़ा था, हाइड्रोलिक मेथड पढ़ा था, या ग्रेविटी सेपरेशन भी हम जिसे बोल रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, और उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मेथड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिकल मेथड। ओके, केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जो मैग्नेटिक सेपरेशन से जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, जैसे पायरोलुसाइड का फॉर्मूला MnO2, ये मैग्नेटिक ओर है, इसको हम इसके द्वारा कर सकते हैं। या फिर हम बोले क्रोमाइड, जो है क्रोमाइड भी होता है, FeCr2O3, ये क्या है, क्रोमाइड है, ये आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। और ये है पायरोलुसाइड, इनके द्वारा इसका किया जाता है।
आ गया समझ में आपको? चलिए नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट मेथड आ गया केमिकल मेथड, जो बुक्स में इजीली नहीं मिलता, कम ही मिलता है। केमिकल मेथड में क्या होता है कि हम ओर में केमिकल मिलाते हैं। जिस ओर से हमें मेटल निकालना है उसमें क्या मिलाया जाता है? केमिकल मिलाया जाता है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जब केमिकल मिलाने पर जो ओर और इम्प्योरिटीज़ हैं, ओर और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, एक बार ठीक से लिख देते हैं हम वापस से आपको। केमिकल मिलाने पर ओर और इम्प्योरिटीज़, ओर जो होती हैं वो उस केमिकल में सॉल्युबल होंगी, ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ उसमें इनसॉल्युबल होगी। तो जैसे ही हमने उस ओर में केमिकल को मिलाया तो क्या होता है, एक सॉल्युबल हो गया, एक इनसॉल्युबल हो गया। फिर हमने फ़िल्टर पेपर लिया और फ़िल्टर पेपर हमने कीप पर लगा के उस जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको हम छान लेते हैं। जब छानेंगे तो जो सॉल्युबल पार्टिकल्स थे ओर के, यानी मेटल जो थी, वो तो हमारे यहाँ आ गई, और जो इनसॉल्युबल था इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में, वो हमारे यहीं पे इकट्ठे हो गए। इस तरीके से हमने इम्प्योरिटीज़ और मेटल दोनों को अलग कर लिया। आगे समझ में आप लोग को? ठीक है। और इस मेथड से हम एल्यूमिनियम जो ओर है, एल्यूमिनियम का या बॉक्साइड आप बोलते हो, बॉक्साइड का यूज़ करते हैं। बॉक्साइड का जो बॉक्साइड से एल्यूमिनियम जो आप कहते हैं वो इस मेथड के द्वारा किया जाता है, केमिकल मेथड से, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हमने आपको दे रखी है, ये वाली, इसमें ये सॉल्यूशन मिला हुआ है, तो आप इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का पूरा मिडिल में हाई टॉप रिएक्टिविटी वाले जो भी हैं और लो वाले जो हैं उनका किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये पढ़ेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।